हेलो आप लोगों को। सेट 10 का एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूं। एक चीज मैं आप लोगों से बोलूं कि अगर आपने 9 सेट बनाया तो इन 9 सेट्स में क्या आपको गेन हुआ? मतलब मैं देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का गेन आपको नहीं दिखाई पड़ेगा जब तक आप अपने एग्जामिनेशन को नहीं देंगे। मतलब कोई पर्टिकुलर वर्ड आ गया, ये तो लक की बात है ना कि अगर कोई वर्ड किसी ने किया और वही वर्ड आ गया, वो रूल आ गया, क्योंकि वो तो असंख्य है। मेरे हिसाब से यहां का गेन ये होना चाहिए कि हमें अब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस को, कॉम्प्रिहेंशन को लोकेट करने में, सेंटेंस अरेंजमेंट को ठीक से बनाने में हमें अब ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। और अगर ये है, अगर ऐसा है आपका ओपिनियन, तो हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी तो बहुत सारे और भी सेट्स बना मिलेंगे आपको। आप आंसर्स को मैच कीजिए प्लीज, देख लीजिए। वीडियो को पॉज करना है, रोक लीजिए, आप देख लीजिए, उसके बाद चलिए हम लोग अब एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपका स्पेलिंग का मिस्टेक, और आपको आइडिया होगा, ये आसान है कि अम्यूजमेंट में SE होता है, अम्यूजमेंट, ठीक है। और कोई नोशन, एंड नोशन का मतलब कंसेप्ट होता है या कल्पना होती है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप ध्यान दें तो आपका एक A और एक B, दोनों यहां पे दोनों में 2 जगह A और 2 जगह B लगा हुआ है। और इफ यू लुक एट, और अगर आप सही से देखें तो A नंबर आपका फर्स्ट होगा। अब A के बाद वाले जो पार्ट हैं उसको आप देखिए, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन है। मेरे को डाउट लग रहा है कि A के बाद में BDC होगा, DBC होगा। मुझे इसका जवाब ये मिल रहा है, वन रीजन वॉज द मिस्टेक। एक कारण इसका ये बिलीफ था। अब ये किसका कारण है? अगर मैं इसको लूं तो C वाला जो है ये B का कारण है, और अगर मैं लूं तो ये D का कारण है। व्हाई दिस? अब इसको भी तो ध्यान देना होगा। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमने 1000 साल में जो भी प्रगति की है वो अधिकतर 300 साल में हुआ है। अब हम 1 के बाद सीधा अगर हम B डाल दें कि व्हाट प्रिवेंटेड प्रोग्रेस मेड इन द, किसने, तो तुम्हारे B के बाद C आएगा, और B के बाद C यहां पे है। आखिर कौन से चीज ने पिछले 700 साल में प्रोग्रेस को रोका, और उसका कारण बता रहा है। तो जब B के साथ C आएगा तो तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस A हो जाएगा। और व्हाई दिस? क्यों ऐसा है कि हमने 300 साल में किया, बाकी 700 साल में प्रोग्रेस को किसने रोका था? एक कारण यह था, रूम वॉज क्लीन। अब किसी ने यह दिया कि द क्लीनर क्लीन द रूम, तो यह तो नहीं पता है कि किसने किया था। और अगर आपके पास डूअर नहीं होगा, डूअर डालना है तो इनडेफिनिट प्रोनाउन डालते हैं ना, डेफिनिट प्रोनाउन नहीं डालते हैं, इनडेफिनिट, इसलिए समवन चला जाएगा, क्लीनर नहीं जाएगा। फ्रूगल, फ्रूगल का अगर सिनोनिम आपको देना है तो वो तो इकोनॉमिकल ही होगा ना, जो खर्चे में बहुत किफायती हो, सोच समझे खर्चा करे। लॉ अबाइडिंग, कानून का पालन करने वाला। लापरवाह, जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल।
एंटोनिम वीसीएस, वीसीएस का उल्टा तो वर्चुअस ही होता है ना। वीसीएस मतलब बहुत बड़ा, बहुत बुरा, और वर्चुअस मतलब सद्गुणी, अच्छे गुण वाला। सबलाइम किसी चीज की क्वालिटी बहुत ऊपर लेवल पे हो, सबलाइम क्वालिटी। फ्रेंडली ठीक है, गॉडली एकदम ईश्वर की तरह का। इफ यू रब हिम द रॉन्ग वे, अगर तुम उसको नाराज करते हो, रब समवन द रॉन्ग वे, नाराज करना किसी को। 7 नंबर क्वेश्चन में आप ध्यान दो, सी ना, डिड पहले आएगा नहीं, when she intended, यहां से she inquired, सीता डालना पड़ता, सीता डालना पड़ेगा, सो सी जाएगा। द मैनेजर इज टू हेल्प हिज सबॉर्डिनेट्स, मैनेजर को अपने सबॉर्डिनेट्स, नीचे काम करने वालों को हेल्प करना होगा अपने पोटेंशियल, क्षमता को रियलाइज करने में। रियलाइज करना मतलब उसको डेवलप करना, उसको सामने लाना। जज करना मतलब सिर्फ उसके बारे में आकलन करना, लेकिन रियलाइज करना, महसूस कराना कि उनमें भी क्षमता है, वो रियलाइज कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द पब्लिक शुड नॉट लाफ, ऐसे ही जाएगा। तो तुम्हारा डी चला जाएगा। अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, प्राइवेट इंटरेस्ट का मतलब अपना स्वार्थ, या इंटरेस्ट का 2 मीनिंग होता है, एक स्वार्थ भी होता है और एक किसी चीज में रुचि भी होता है। तो अपना स्वार्थ, एन एक्स टू ग्रैंड, एन एक्स टू ग्रैंड होता है ना। पोकर फेस, एक्सप्रेशनलेस फेस, कोई एक्सप्रेशन नहीं है चेहरे पे। नो होल्ड्स बार्ड, जहां पे कोई नियम कानून ना हो। एंड अ ट्रम्पेट टू ब्लो, अपने उपलब्धियों के बारे में, पिछले सेट में हम लोगों को मिला था, अपने उपलब्धियों के बारे में हमेशा डिंग हाँकने की बात। इनर्ट का उल्टा, अगर ऑपोजिट लेना है तो एक्टिव। 12 नंबर, द एलास एक्सक्लेम्ड होगा, और एलास का मतलब सॉरो, दुख, हे भगवान, माई ओनली सन इज डेड। सो नरेशन में तो अगर एक्सक्लेमेटरी है, तो अगर एक्सक्लेम दिया हुआ है तो उसको तो चुनना ही पड़ता है। नेक्स्ट, द मैनेजमेंट ऑफ सो मेनी प्रोजेक्ट्स एंड ऑफ डिफरेंट नेचर डैश नो कॉमन कैपेसिटी, तो वो डिमांड ही जाएगा ना, कि अगर हमको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो बहुत अलग अलग नेचर के हों, तो इसमें इसका डिमांड होता है कि कॉमन कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए, आम कैपेसिटी से नहीं काम चलेगा, और ऊर्जा से। एक और चीज था, रिक्वायर यहां हो सकता था, लेकिन एस लगता तब होता, क्योंकि सब्जेक्ट मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट सिंगुलर है, तो तुम्हारा V5 तो डालना ही पड़ता। तुम्हारा डिमांड जाएगा, और परमिट्स और अर्जेस तो जाना नहीं है, सिर्फ डिमांड जाने का है। ये हो सकता था अगर एस लगता तो। नेक्स्ट, इनकरेक्ट, फॉर्मिडेबल, बहुत कठिन, जिसको पराजित करना, जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो। इनडोमिटेबल, जिसपे डोमिनेट ना किया जा सके, जिसको दबाया ना जा सके। एमिकेबल, सौहार्दपूर्ण। इस क्वेश्चन में देखो, तुम्हारे S4 को तुम जरा ध्यान से देखो। एज ए रिजल्ट देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्टेज। अगर ये है तो इसके पहले, अगर तुमने पढ़ा होगा, द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड नो स्टॉप सिटी बसेज आर अ गुड न्यू सर्विसेज, और यहां लिखा हुआ है लॉट ऑफ वेस्टेज, तो अंतिम तो ऐसी जाना है ना, क्योंकि ड्यूरिंग द नॉन रश आवर्स दे कैरी वेरी फ्यू पैसेंजर्स एंड एज अ रिजल्ट देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्टेज, तो अंतिम तो एस जाना है, और वो तुम्हारा बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 16 में सेंटेंस अरेंजमेंट में
तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस ए और डी को जरा देखो, ही लिखा हुआ है, नहीं होगा। ए में लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ, एंड सो वन स्पीसीज विल हैव गिवन राइज टू अनदर। तो तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस तो डी भी नहीं जाने का है। तो जब ए नहीं जाएगा और डी नहीं जाएगा तो हमें बहुत ज्यादा तो ध्यान नहीं देना है, हम सी को ले लेंगे। अगर तुम पढ़ के देखो तो ये क्वेश्चन बनाने में बहुत कंफ्यूजिंग था ऑप्शंस, लेकिन अगर तुम यहां से देख के बनाते, ए में ऐसा कुछ लगा हुआ है तो ही अगर है तो वो तो डार्विन के लिए आएगा, तो तुम्हारा बी तो कैसे भी करके ए के पहले जाएगा। लेकिन सी को फर्स्ट सेंटेंस लेना कैसे लेंगे? इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि सेंटेंस अरेंजमेंट को हमेशा उसके क्लू से बनाना चाहिए। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन, जो भविष्य के आने वाले परिस्थिति को बहुत बुद्धिमानी से, बहुत सोच समझ के आकलन कर ले कि भविष्य कैसा होगा। इसको हम लोग रिलीजन से जोड़ते हैं। कोई प्रॉफिट, कोई धर्म गुरु जो भविष्य वक्ता हो, जो भविष्य में क्या होगा वो बता दें, उनको सीयर कहा जाता है। लेकिन विजनरी कोई भी हो सकता है। बहुत सारे बिजनेसमैन भी विजनरी होते हैं, आने वाला समय कैसा रहेगा उसका पता लगा लेते हैं। 18 पेशेंस एज वेल एज, और ये है प्रीपोजिशन, तो ये हो गया सब्जेक्ट, तो आर नहीं होगा, इज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, सी जाएगा ना। व्हाट अ टेरिबल डिजास्टर द अर्थक्वेक इज। द अर्थक्वेक वाज अ टेरिबल डिजास्टर। अब द चीफ मिनिस्टर टोल्ड इन पेन, जब एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है तो एक्सक्लेम द्वारा बना लेते हैं। इस सेंटेंस को देखो, देखो अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, और अगर इंटरोगेटिव नहीं है तो WH के बाद ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगेगा। इस ऑक्सिलरी वर्ब को अपने सब्जेक्ट के बाद जाना होगा। तो वेयर द मैरिज हॉल वाज, वाज को हॉल के बाद डालना होगा। 21 में आप अगर देखिए तो ADC एक साथ आएगा, क्योंकि ए तो आएगा पहले, ए सब में डाला हुआ है। उसके बाद वो पोस्ट मास्टर के रूप में इस जगह पे उन्होंने कुछ दिन काम किया, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन करते थे लेटर्स का और न्यूज़पेपर्स का, और डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले वो न्यूज़पेपर को पढ़ लेते थे। तो पहले हम डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे तब वो कि उनका वो न्यूज़पेपर से उनका कनेक्शन कैसा था। तो A, D और C और न्यूज़पेपर से कनेक्शन ये था कि पोस्ट मास्टर होने के चलते वही उनको ही डिस्ट्रीब्यूशन करना था, और वो जब डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते थे तो उसके पहले वो पेपर को पढ़ लिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान है, तुम्हारा ए फर्स्ट सेंटेंस में जाने का है। अब ए जाएगा क्योंकि उसके बाद तो ही वाला डाला हुआ है, तो ए तुम्हारा पहला होगा, तो सब में ए दिया हुआ है। अब ए के बाद वाला, अब तुम ध्यान से देखो तो ए के बाद तुम्हारा सी जाने का है। ही बिगैन थिंकिंग हाउ ही कुड बेस्ट, वो ह्यूमैनिटी का सबसे अच्छा कैसे सेवा कर पाएंगे, उन्होंने सोचना शुरू किया। उसके बाद तो तुम भी डालोगे ना, पहले उन्होंने सोचा कि नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन, बेगर्स और डिस्चार्ज प्रिजनर्स का वो सेवा करें। डी नंबर का कोई कनेक्शन किसी से नहीं था, तो ए के बाद तुम्हारा सी और सी के बाद बी, तो तुम्हारा डी नंबर जाने का है। यहां तो कंपेल ही जाएगा ना, कोई मुझे ऐसा काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो मैं नहीं करना चाहता। ही डैश मी फॉर नेग्लेक्टिंग माई ड्यूटी, मेरे ड्यूटी को नेग्लेक्ट करने के लिए उसने मुझे डांटा। डांटने के लिए और कोई वर्ड नहीं जाएगा।
ये तो किसी को नाराज करना होता है, इनरेज। यहां पे एक कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इस हैंडबैग के साथ विथ जो लगा हुआ है, माई हैंडबैग विथ ऑल इट्स कंटेंट्स, उसको तुम सेपरेट नहीं कर सकते कि माई हैंडबैग वॉज स्टोलन विथ ऑल इट्स कंटेंट्स। माई हैंडबैग विथ ऑल इट्स कंटेंट्स, ये पूरा एक साथ का पार्ट रहेगा। तो तुम्हारा आंसर में बी जाएगा, अलग अलग नहीं करना है उसका 25 का। कीट पतंग का अध्ययन करने वाला, इलेक्शन के ट्रेंड्स का जो अध्ययन करता है, उसको सिफोलॉजिस्ट कहा जाता है। डिमेगोग जो भड़काऊ भाषण दे। यूजेनिस्ट जो मनुष्य जाति के रेस के उत्थान, मतलब उसकी प्रजाति अच्छी बने, उसके लिए जो काम करता है, उसको यूजेनिस्ट कहा जाता है। 27 नंबर। अब तुम 27 नंबर में देखो तो ए और सी दिया हुआ है, और तुम अगर देखो तो ए पहले आएगा। एवर सिंस ग्रीक टाइम्स देयर हैव बीन टू व्यूज, तो ए और सी दोनों में दिया हुआ है। अब बी और डी को बोल रहा है, और इस बात पे देखो, द वे ऑफ अथॉरिटी एंड द वे ऑफ डिस्कशन। सिमिलरली टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर, और सिमिलरली इससे तुम्हारा सी के साथ बी जुड़ा हुआ है। तो जब ए हुआ सी बी, तो तुम्हारा ये आएगा। डन। एक क्वेश्चन यहां है, ध्यान दीजिएगा, मैं एक रूल बता देता हूं। जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, इससे दो चीजों का बोध होता है, चाइना के लोग भी और चाइनीज भाषा भी। आई स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच आर, फ्रेंच से नहीं बोलते, फ्रेंच से नहीं बोलते। इंडिया के साथ ये नहीं लगता, इंडियन अगर हम बोलेंगे तो इंडियन भाषा नहीं हो सकती, इंडियन से खाली लोग का बोध होता है। तो इससे लोग और भाषा दोनों का बोध होता है। जब ये लैंग्वेज के लिए जुड़ेगा तो इसके पहले द लगना जरूरी होगा, सॉरी द नहीं लगेगा। अगर मैंने इंग्लिश बोला तो इंग्लिश भाषा होगी। अब चाहे इंग्लिश बोलूं या इंग्लिश लैंग्वेज लिखूं, उसके पहले द का इस्तेमाल नहीं होगा। और अगर पीपल के बारे में बात करनी हो तो द इंग्लिश बोलेंगे हम लोग। अगर इंग्लिश लैंग्वेज भी लिखना है तो द नहीं लगाएंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज, और द लगाएंगे तब जब लोगों की बात होगी। अब आप सेंटेंस को देखो, इंग्लिश ओपन्स द विंडो अपॉन द वर्ल्ड्स नॉलेज। भाषा की बात हो रही है, द लगाना नहीं है। द इंग्लिश लैंड, द इंग्लिश लैंग्वेज, कोई नहीं जाएगा, सीधा डी जाएगा, क्योंकि भाषा हो रही है तो और कोई वर्ड नहीं, द का यूज नहीं करना है। इट रेन्ड सो हैवीली दैट इन अ शॉर्ट टाइम, पूरे गांव में बाढ़ आ गया। और इनंडेशन का मतलब होता है बाढ़ से भर जाना, पूरी तरह आच्छादित हो जाना, इनंडेटेड। नेक्स्ट, वाइड स्प्रेड लिबरलाइजेशन ऑफ द इंग्लिश इकोनॉमिक पॉलिसी रिजीम was long overdue in 1991। लिबरलाइजेशन ओवरड्यू था, होना जरूरी था, एंड हैज प्लेड अ पॉजिटिव रोल सिंस, और उस समय से उसने पॉजिटिव रोल प्ले किया है। ध्यान रखिए, बट इट्स इंपैक्ट, बट का मतलब आगे मैं उसके बारे में कुछ निगेटिव बोलूंगा, उसका इंपैक्ट हैज
रन इट्स कोर्स, आपके दिमाग में हैज के साथ दो ही आ सकता है, हैज बिन रनिंग या हैज रन, या तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन रन इट्स कोर्स का मतलब होता है किसी चीज का कंक्लूजन हो जाना, मतलब अब उसके प्रगति या कंटिन्यूएशन की समाप्ति हो जाना, अब उसका कंक्लूजन की तरह हो गया है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट, काम को खत्म कराना होगा। रनिंग इट्स कोर्स नहीं, हैज रन इट्स कोर्स एंड द पॉलिसी हैज रिकॉग्नाइजेबल, और वो जो लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी है उसकी अपने सीमाएं हो गई हैं, मतलब उसकी अपनी सीमाएं हैं। देखो, कंस्ट्रेंट्स हो सकता था लेकिन एस लगाना पड़ता, फॉल्स हो सकता था लेकिन एस लगाना पड़ता, वो नहीं है। कंसिडरेशन पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, उसकी अपनी सीमाएं हैं। Liberalization cannot address all aspects of the man-made environment, and now climate change, अब चूंकि वर्तमान की स्थिति की बात कर रहा है तो threatens to change everything forever। अब क्लाइमेट चेंज हर चीज के लिए खतरा पैदा कर दिया है उसने। We do not have another quarter century to deal के साथ, deal के साथ प्रीपोजिशन तो deal के साथ with लगेगा। उम्मीद है आपने सही बनाया होगा। Which is the following information regarding the man is not definitely true? कौन सा स्टेप डेफिनेटली ट्रू नहीं है? और अगर देखो तो इस ऑप्शन को द मैन अंडरवेट साइकियाट्रिक इवेल्युएशन, उसका साइकियाट्रिक जांच हुआ, एंड हैज नॉट बीन पब्लिकली आइडेंटिफाइड, जांच हुआ लेकिन उसका जांच का क्या परिणाम निकला वो नहीं दिया हुआ है। और मैं पूछ रहा हूं डेफिनेटली, और बाकी तीनों तो एकदम डेफिनेट है। वो सैड था, डिप्रेस था, वो आदमी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो सुसाइड करना था, इसलिए तो नियाग्रा के पास पहुंच गया था। कौन सा इंफॉर्मेशन सही नहीं है? और आप ये ध्यान रखिए कि ये जो 50 मीटर लिखा हुआ है ये नियाग्रा के ऊंचाई नहीं डाला हुआ है, आप ध्यान दीजिए। 50 मीटर्स एबव द रॉक्स, वो जहां खड़ा था उसके नीचे 50 मीटर थे, चट्टान था। नियाग्रा की ऊंचाई नहीं दी हुई है, वो जहां खड़ा था वो उसका जगह दिया हुआ था। तो नियाग्रा की ऊंचाई 50 मीटर नहीं थी। एंड आप जरा इस क्वेश्चन को देखिए, जब उसको बचाया गया तो वो एक किनारे को पकड़े हुए था जकड़ के। ये तो ऑप्शन तुम पढ़ोगे तो तुमको 2 नंबर एकदम सही मिलेगा। लेकिन आप जरा इस सेंटेंस को देखो, इन द हेलीकॉप्टर कैफ्री एंड कोरिया वर ट्राइंग टू सेव द मैन। हेलीकॉप्टर में 2 आदमी थे, और जहां पे हेलीकॉप्टर लिखा हुआ है सेड द पायलट कैफ्री, कैफ्रीज पार्टनर प्रिपेयर टू थ्रो। जरा एक बात बताइए कि ये कोरिया जो थे वो फायर चीफ थे, फायर फाइटर्स में से एक थे, हेलीकॉप्टर में नहीं। कैफ्री के पार्टनर का नाम नहीं दिया हुआ है कि उनका नाम क्या था जो बचा रहे थे लोग। सो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। एंड ऐसा कौन सा से वर्ड लगा है जिसका मतलब लैडर, सीढ़ी हो सकती है? जरा देखो तो इस वर्ड को। देयर वॉज एब्सोल्यूट डिस्परेशन इन आई, उसके आंख में एकदम निराशा, बेचैनी थी। सेड द पायलट कैफ्री एज कैफ्रीज पार्टनर प्रिपेयर्ड टू थ्रो अ लाइन, सीढ़ी। द मैन लॉस्ट हिज फुटिंग, उसका पैर हिल गया।
एंड शॉट टुवर्ड्स द ब्रिंक, और वो तेजी से किनारे की तरफ बढ़ा. इनक्रेडिबली ही कॉट अनदर स्नैग, उसने एक और चीज को पकड़ लिया किनारे में, कुछ कोई चीज. हिज फीट वॉज डैंगलिंग ओवर द एज, किनारे से उसका पैर एकदम हिल रहा था, उसने कोई चीज पकड़ लिया था. सो लाइन का मतलब लैडर है. हेलीकॉप्टर से तो सीढ़ी फेंका जाएगा आदमी को पकड़ने के लिए. नेक्स्ट, तुम्हारे पास दो वर्ड दिया हुआ है थ्वार्टेड का, और थ्वार्ट का अगर सेम मीनिंग पूछा जाए तो आप यहां देखो, द राइट ग्रांटेड वाज द आइडिया ऑफ मेकिंग हिंदी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया वाज थ्वार्टेड. उस आइडिया को का विरोध हुआ बाय द रिकैल्सिट्रेंस ऑफ द स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेज, ऑफ अदर इंपॉर्टेंट इंडियन लैंग्वेज. ये लोग बात मानने के लिए तैयार थे. रिकैल्सिट्रेंस मतलब अवाज्ञा, जो आज्ञा को न माने, रिकैल्सिट्रेंट बोलते हैं, उसी का ये नाउन है. इन्होंने बात को मानने से इनकार कर दिया और इसके चलते वो विफल हो गया. दूसरा, कंसीड, द प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज कंसीडेड एज द, उनको माना गया. कंसीड का मतलब मानना, कि हमने उसको माना ऐसा. और कंसीड का ऑपोजिट आपसे पूछ रहा है, मानने का उल्टा रिजेक्ट करना. क्रिटिसाइज करना नहीं, प्रशंसा करना नहीं. प्रशंसा करना होता, उसको माना गया कि प्रयोग सिद्धांत को, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया. 40 नंबर में लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से चीज को प्रॉपरली रियलाइज नहीं किया था. और अगर आप पैसेज में देखो तो यहां पे द फर्स्ट टू वास्ट प्रॉब्लम्स, दैट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. पहला प्रॉब्लम था इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम अ वेरी लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन. यह था कि बहुत नीचे के लेवल से हमको इकोनॉमिक ग्रोथ करना है. और दूसरा था कि इथनिक डाइवर्सिटी को एंड एस्पिरेशंस ऑफ सब नेशनलिटीज, जो हिंदी स्पीकिंग नहीं थे उनकी जो डाइवर्सिटी थी, विविधता थी. दूसरी समस्या यह थी, द कांग्रेस लीडरशिप वाज मोर अवेयर ऑफ द फॉर्मर. फॉर्मर का मतलब फर्स्ट, पहले वाले को वो जानता था, कांग्रेस लीडरशिप जानती थी. देन द सेकंड, सेकंड उसके बारे में, सेकंड के बारे में उसको कोई आइडिया नहीं था, मतलब उसके बारे में वो बहुत क्लियर नहीं थी. तो जिस चीज के बारे में वो नहीं क्लियर थी वो था इतनी डाइवर्सिटी ऑफ पीपल. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन बी साइडेड एक्सरसाइज इन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस इन इंडिया. और एक्सरसाइज इन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस इन इंडिया किसको हम लोग मान सकते हैं. द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937 प्रोवाइडेड रियल एक्सरसाइज इन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस, और वो तुम्हारे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा. ठीक है. स्पर्निंग, स्पर्निंग का when jobs are getting scarce due to pressures of liberalization, job seekers are spurning an institution. वो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, वो उसको मतलब अनदेखा कर रहे हैं, स्पर्न कर रहे हैं. और उसका उल्टा देखो, किसी जगह पे जमा होना, भीड़ लगा देना. तो तुम अगर स्पर्निंग देखो तो इसका थ्रॉन्गिंग हो जाएगा, फॉलोइंग नहीं होगा, अनुसरण करना नहीं, वहां भीड़ लगा देना. नेक्स्ट,
बर्जनिंग का मीनिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंक्लूडिंग द बर्जनिंग रिटेल ट्रेड सेक्टर, मतलब जो फल फूल रहा है उसका मीनिंग। बर्जनिंग का मतलब होता है जिसमें प्रगति हो रही हो, उसको बर्जनिंग बोलते हैं। उसका उल्टा डिक्लाइनिंग, जिसका पतन हो रहा है। In order to remain relevant, which of the following, question number 44 में, which of the following should be the focus of employment exchange? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का क्या फोकस होना चाहिए? और आप जहां पे बर्जनिंग था वहीं पे वो उसके यहां पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर से अलग, जॉब से अलग हटके प्राइवेट सेक्टर, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, रिटेल सेक्टर पे उनको ध्यान देना होगा मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को। और आप अगर देखिए तो 44 नंबर का बी नंबर, लास्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है? और अगर देखो तो तुम्हारा फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस देखो, देखिएगा, द लेटर ऑफ कोर्स डज नॉट इंडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, जो 1.6 4.16 करोड़ दिया हुआ है वो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इंडिकेट नहीं करता, क्योंकि बिकॉज those registered with the employment exchanges are not necessarily unemployed. जो रजिस्टर्ड है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वो हो सकता है कि अनएम्प्लॉयड ना हो। और आप ध्यान दीजिए, उनको जॉब मिल गया हो बिकॉज दे हैव नॉट इन्फॉर्म्ड, वो इन्फॉर्म नहीं करते। सो आप अभी ध्यान दीजिए, तो आपने फिर से 3 अच्छे कॉम्प्रिहेंशंस आपने हैंडल किए हैं, और अगर आपने सेंटेंस अरेंजमेंट और कॉम्प्रिहेंशन को ठीक से हैंडल किया होगा, यू गॉट एवरी रीजन टू बी हैप्पी। अगले सेट के साथ हम लोग फिर से मिलते हैं, और आप लोग प्लीज अपने टेम्पो को बनाए रखें, क्योंकि क्या होता है ना कि अभी का टाइम, जब अभी आप सिलेक्टेड हो, आपको मेंस देना है, अभी चीजों को कंसंट्रेट कीजिए, सघन कीजिए, ना कि उसको डिसिपेशन में रखिए, फैला हुआ, बिखरा हुआ। बहुत सारी चीजों को जोड़ना नहीं है, चीजों में अपनी कमियों को देख के उसको सॉर्ट आउट करके दूर करते रहिए। आई होप कि दिस टाइम इट विल बी द लास्ट ऑफ योर अटेम्प्ट्स। थैंक यू देन, सी यू देन।